हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ संदीप श्रीवास्तव। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आगे बात करेंगे सैम्पल पेपर जो ओसवाल का चल रहा है, सैम्पल पेपर नंबर 2। तो उसमें हमने सेक्शन ए की बात हो गई 20 मार्क्स की, सेक्शन बी बता दिया। आज हम लोग सेक्शन सी पढ़ेंगे। सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, तो 3 5 जा 15। तो 3 मार्क्स के लिए आपको 3 पॉइंट लिखने होंगे। हालांकि हम क्वेश्चन में ज़्यादा पॉइंट बताएंगे, लेकिन आपको 3 ही पॉइंट याद कर लेने हैं और उसको लिख के आने हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, मेहनत करना बहुत शुरू कर दीजिए, क्योंकि सीबीएसई की जो है स्कीम आने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के लास्ट में या मार्च के शुरुआत में ही एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। तो दिसंबर तो लगभग जाने ही वाला है। तो 1.5-2 महीने जो आपके पास रह गए हैं, तो मेहनत करिए, याद करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो सोशल साइंस क्लास में आज स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। तो आपके ब्लैक बोर्ड में जो है सेक्शन सी लिखा हुआ है और इसको बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और 3 × 5 × 15। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका एग्जाम में है, साइमन कमीशन वॉज ग्रीटेड विद द गो बैक साइमन एट अराइवल इन इंडिया, सपोर्ट दिस रिएक्शन ऑफ इंडियंस विद आर्गूमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब साइमन कमीशन आया था इंडिया में, तो उसको गो बैक साइमन के नारे से जो है स्वागत किया गया था। तो आपको सपोर्ट दिस रिएक्शन जो ऑफ इंडियन का जो रिएक्शन है, उसके सपोर्ट में कुछ आर्गुमेंट लिखने हैं, ठीक है। तो गो बैक साइमन को लौट जाने के लिए कहा गया था जब ये मुंबई में आया था। हाँ, तो उसके बारे में आपको पॉइंट्स लिखने हैं 3। तो हम यहाँ पर आपको 6 पॉइंट बता रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में 3 पॉइंट्स ही लिखने हैं। तो पहला पॉइंट्स क्या है इसके सपोर्ट में, द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन। यहाँ पर एक वर्ड आया है द टॉरी गवर्नमेंट। तो ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट थी इसको टॉरी गवर्नमेंट कहा गया है। तो जो न्यू टॉरी गवर्नमेंट ब्रिटेन में है, उसने एक कमीशन बनाया और उसके जो हेड बनाए गए सर जॉन साइमन साहब बनाए गए, और इनसे कहा गया आपको इंडिया जाना है, ठीक है। तो इट वाज सेट अप इन रेस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। और ये बनाया क्यों गया था साइमन कमीशन? क्योंकि ब्रिटिश सरकार को लग रहा था कि नेशनलिस्ट मूवमेंट जो इंडिया में है वो बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो उनकी सरकार के लिए खतरा है। तो इसीलिए सर जॉन साइमन को यहाँ भेजा गया, एक कमीशन बनाया गया ताकि इसको दबाया जा सके। थर्ड पॉइंट है, द कमीशन वाज टू लुक इनटू फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। अब साइमन कमीशन को यहाँ आना था और यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था किस प्रकार ये फंक्शनिंग कर रहा है उसको देखना है, समझना है, और उसमें जो है चेंजेस सजेस्ट करने हैं कि क्या बदलाव करने की आवश्यकता है, इसलिए भेजा गया था। द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव ए सिंगल इंडियन मेंबर। समस्या यहाँ शुरू हुई क्योंकि उस कमीशन में जो है 7 मेंबर थे और उनमें से एक भी मेंबर जो है इंडियन मेंबर नहीं था। आप इंडिया के लिए कुछ चेंजेस करने चाहते हैं, इंडिया के लिए आए हैं, लेकिन उस कमीशन में कोई भी जो है इंडियन मेंबर नहीं था। ये समस्या थी। When the Simon Commission arrived in India in 1928, याद रखिएगा, साइमन कमीशन भारत में 1928 को आया। It was greeted with the slogan "Go back Simon", और यही कारण है, इंडियन ना होने के कारण उसको गो बैक साइमन के नारे से स्वागत किया गया, वापस जाओ। ऑल पार्टीज, जितनी भी भारत में पार्टीज थी,
उसमें कांग्रेस भी है और मुस्लिम लीग पार्टी भी है। पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन, और इस डेमोन्स्ट्रेशन में सभी ने शामिल हुए और सभी ने गो बैक साइमन का नारा दिया। ठीक है। और इसी समय लाला लाजपत राय जो है लाठीचार्ज के शिकार हो गए थे और 1-2 दिन बाद उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। याद होगा, आपको पढ़ा होगा। तो इसमें से बेटा आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। कितने पॉइंट लिखने हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द पेस ऑफ चेंज इन द कम्युनिकेशन सेक्टर हैज बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन ठीक से समझ लीजिए। पेस माने होता है स्पीड, गति। तो जो पेस ऑफ चेंज है किसमें? कम्युनिकेशन सेक्टर में। तो कम्युनिकेशन सेक्टर में जो बदलाव देखा जा रहा है, गति देखी जा रही है, हैज बीन रैपिड, वो बढ़ती जा रही है। इन मॉडर्न टाइम, आज के समय में कम्युनिकेशन सेक्टर जो है बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसके सपोर्ट में स्टेटमेंट के आप कुछ एग्जाम्पल देके समझाएं। तो आपको तो हमने बताया 3 पॉइंट लिखने हैं, हालांकि हमने 4 पॉइंट लिख दिए हैं, लेकिन आपको 3 ही पॉइंट लिखने हैं। तो कम्युनिकेशन सेक्टर के प्रूफ करने के लिए कैसे वो बढ़ रहा है, उसके सपोर्ट में आपको 3 पॉइंट से समझाना है। पहला पॉइंट क्या है? द लेटेस्ट एडवांसेस इन कम्युनिकेशन आर अबाउट इनेबलिंग communication over long distances without the need for change in the location of sender, that is a sender और receiver। अब देखिए लेटेस्ट कम्युनिकेशन में जो आया टेक्नोलॉजी, उसने कम्युनिकेशन ने आम आदमी को क्या किया, अपनी लोकेशन नहीं बदलनी है, चाहे वो सेंडर हो या रिसीवर हो। दूर बैठे हम लोग मैसेज को कन्वे कर देते हैं, चाहे वो अमेरिका में बैठा हो, वो मैसेज को वहां से कन्वे कर देता है। टेलीफोन से बात हो जाती है, व्हाट्सएप हो जाती है, और ना जाने कितने मीन्स ऑफ साधन है कम्युनिकेशन के कि उनसे हम आसानी से बात कर लेते हैं। तो सेंडर और रिसीवर को अपनी पोजीशन भी बदलनी नहीं पड़ती, और दूर दराज लॉन्ग डिस्टेंस में बैठे हम बातचीत कर सकते हैं। ये कैसे हुआ? कम्युनिकेशन सेक्टर ने हमें इनेबल किया, हमें इस योग्य, इस काबिल किया कि हम आसानी से दूर बैठे व्यक्ति से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपको लिखना है द लेटेस्ट एडवांसेस, जो लेटेस्ट एडवांसमेंट आया है किसमें? कम्युनिकेशन सेक्टर में, आर अबाउट इनेबल, उसने इनेबल कर दिया है कम्युनिकेशन को ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट नीड फॉर चेंज, बिना कोई आवश्यकता नहीं बदलने की। किस चीज की? लोकेशन ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर को अपनी लोकेशन बदलने की भी जरूरत नहीं, जहां पर भी है, घर में, बाहर, ऑफिस, कहीं पर भी है, वहां से वो कन्वे कर सकता है मैसेज, अपनी चीज को, अपने संदेश को वो लिख कर भेज सकता है, फोन से बातचीत कर सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखना है। सेकंड पॉइंट है इंडियाज पोस्टल सर्विस इज द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड में भारत की जो पोस्टल सर्विस है वो सबसे बड़ी है। ध्यान रखिएगा, जो चिट्ठी वाला काम होता है ना, पत्र भेजने वाला काम, जिसको हम स्पीड पोस्ट बोलते हैं, डाक विभाग वाला काम, वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा कहाँ है? इंडिया का है। याद रखिएगा, वेयर द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के अंतर्गत जो पोस्ट ऑफिस काम कर रहे हैं, पोस्टल सर्विसेज जो काम कर रहे हैं, वो ये सबसे बड़ा सेक्टर है, और इसमें जो है हम पोस्टल माध्यम से अपनी सेवाओं को दे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इट इज द लार्जेस्ट। कहाँ पर लार्जेस्ट है? वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। ध्यान रखिएगा, इतना बड़ा कहीं पोस्टल नहीं है, पोस्टल सर्विस इतनी बड़ी कहीं नहीं जितनी की इंडिया की। तभी लिखा है इंडियाज पोस्टल सर्विस इज द लार्जेस्ट सर्विस इन द वर्ल्ड। आगे थर्ड पॉइंट क्या है? टेलीकॉम नेटवर्क इन इंडिया इज द लार्जेस्ट इन एशिया। और याद रखिएगा, टेलीकॉम जो नेटवर्क है वो एशिया में सबसे बड़ा है। एशिया में पोस्टल सर्विस तो वर्ल्ड में बड़ी है,
लेकिन टेलीकॉम नेटवर्क जो है एशिया में सबसे बड़ा है। और लिखा है विद अबाउट 37,565 37,565 37,565 टेलीफोन एक्सचेंजेस हैं जो हमारे देश में फैले हुए हैं जगह जगह। ये हमें क्या करते हैं, बात करने की जो सुविधाएं होती है वो प्रदान करते हैं। एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंज होता है। तो टेलीफोन एक्सचेंज के माध्यम से ही हम बात कर पाते हैं। वहाँ टावर लगे रहते हैं, ठीक है, टेलीफोन के बिल भी जमा होते हैं, वहाँ सारी सुविधाएं, सिम देना और तमाम दूसरी सुविधाएं होती हैं, वहाँ से प्रोवाइड होती हैं। तो 37,000 याद रखिएगा, 37,565 जो है टेलीफोन एक्सचेंज हमारे देश में फैले हुए हैं और ये काम कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड द इंटरनेट सर्विस, इनका डुअल पर्पस होता है। डुअल माने होता है दोहरा, डुअल का मतलब होता है दो, इनके दो पर्पस होते हैं। कहा नहीं जाता कहावत में, एक पंथ दो काज, वैसे इनके क्या होते हैं, दो काज होते हैं, डुअल पर्पस होते हैं। प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट, एक तो ये एंटरटेनमेंट देते हैं, रेडियो हुआ, टेलीविजन हुआ, सिनेमा, और साथ साथ इंफॉर्मेशन टू द मासेस, और लोगों को जो है बल्क में, बहुत सारे लोगों को ये इंफॉर्मेशन भी देते हैं, ठीक है। तो पिक्चर हुई या टेलीविजन के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से वो क्या होते हैं, लोगों को इंफॉर्मेशन भी देते हैं और एंटरटेनमेंट भी करते हैं। तो ये चीज, ये पॉइंट आप, इनमें से 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो ये आपका कम्युनिकेशन सेक्टर में जब भी आएगा तो आप पोस्टल सर्विस के बारे में, टेलीकॉम सर्विस के बारे में और ये रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा इत्यादि के बारे में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, व्हाई डू बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लैंड मोर, एक्सप्लेन। हमारे देश की सरकार ने बैंकें और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाई है, ठीक है, और नीड टू लैंड मोर ये बनाई है, और साथ साथ इनसे कहा है कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को, किसानों को जो है, जरूरतमंदों को आप उधार दें, पैसा लोन पे दें, ठीक है। तो कुछ मकसद होगा, व्हाई डू बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नीड टू लैंड मोर, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा दें किसानों को, ऐसा नहीं पैसा बहुत भरा दे रहे हैं, ताकि, क्यों ऐसा किया है इसी को तो बताना है आंसर, इसी को तो बताने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट है, दिस वुड लीड टू अ हायर इनकम, सरकार चाहती है कि ऐसा करने से लोगों की इनकम क्या हो, बढ़े, हायर इनकम हो, ज्यादा कमाए। पीपुल कुड बारो, मतलब सेकंड पॉइंट है, पीपुल कुड बारो चीपली फॉर ए वैरायटी ऑफ नीड्स, और तमाम सारी जरूरतें होती हैं, ठीक है, लोगों की, और उनको लोगों को सस्ते दाम पर, चीपली माने क्या होता है, सस्ते दाम पर, सस्ते दाम पर जो है उनको क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए। क्योंकि पहले जो थे लोग जो है उधार पैसा जो है साहूकारों से लेते थे, मनी लेंडर से लेते थे, और मनी लेंडर क्या करते थे, हाई टैक्स लगाते थे, वो बेचारे डेप्ट बोलते थे डेप्ट ट्रैप, उसी में फंसे रह जाते थे। उसको बोला जाता है, साइंस में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डेप्ट ट्रैप, वो कर्जे के ही जाल में फंस जाते थे, और साहूकार बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे। तो उनसे मुक्ति दिलाने के लिए, उनसे बचने के लिए सरकार ने लोगों को जो है सस्ते दाम पर उनकी तमाम सारी जरूरतों के आधार पर जो है उनको पैसा दिया जाए, और लेते भी हैं लोग, बारो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड है, दे कुड ग्रो क्रॉप, ताकि वो क्रॉप उगा सकें, सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और छोटे स्तर की जो है इंडस्ट्रीज भी लगा सकें। अगर किसी गांव में जो है किसान को स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज लगानी है, मान लो उसके गांव में जो है खूब आलू पैदा हो रहा है, तो वो आलू से चिप्स बना सकता है। तो अगर उसको पैसा मिल जाता है तो छोटे स्तर की वो जो है गांव में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा सकता है, और चिप्स बनाए, मशीनें खरीद लाए और चिप्स बनाए, और गांव के ही लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो इसमें ये बैंकें और कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, उनकी मदद करती है।
चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। और देश का जो डेवलपमेंट होता है, देश का जो विकास होता है, वो भी निर्भर करता है चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट, ताकि सस्ता और उनको अफोर्डेबल हो। यहाँ पर खास तौर पे किसानों के लिए कही गई, ताकि वो अफोर्ड कर सकें। ठीक है, पैसा ले ले और कम दामों में वो लोन चुका भी दें। तो चीप भी हो और अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, देश के विकास के लिए जरूरी भी। टू सेव एंड रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। और ऐसा करने से क्या होगा, जो किसान हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी डिपेंडेंसी घट जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। किसमें? इनफॉर्मल सेक्टर में। तो यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर जो है मनी लेंडर की ही बात की गई है। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब मनी लेंडर, जो मनी लेंडर होते हैं जिसको बोलते हैं साहूकार। क्या बोलते हैं? साहूकार, उन्हीं की बात की जा रही है। तो उनकी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में डिपेंडेंसी जो है कम हो सके और उनकी इनकम बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 28, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। आज आधुनिक लोकतंत्र में जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है और वर्टिकल पावर शेयरिंग है, उसमें आपको डिफरेंशिएट करने हैं। तो 3 मार्क्स का आएगा, 3 पॉइंट इसके बताने हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के, और 3 ही पॉइंट बताने हैं आपको वर्टिकल में। तो चाहे आप अलग अलग लिख दीजिए या कॉलम खींच के एक साइड लिख दीजिए हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर और दूसरी तरफ लिख दीजिए वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, और उसके भी 3 पॉइंट और उसके भी 3 पॉइंट लिख दीजिए। ठीक है, तो यहां हमने लिखा है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, और इसका पहला पॉइंट है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर इज एन अरेंजमेंट, एक व्यवस्था है, इन विच, जिसमें पावर इज शेयर्ड, जिसमें पावर को शेयर किया जाता है, इनके बीच में, अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन हैं उनके बीच में जो है पावर को शेयर किया जाता है, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये 3 लोग जो है हॉरिजॉन्टल में आते हैं। लेजिस्लेचर क्या होता है? जो कानून बनाते हैं, जैसे हमारे हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में जो एमपीज बैठते हैं, वो देश के लिए कानून बनाते हैं, वो लेजिस्लेचर हो गए। और एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? उस कानून को इम्प्लीमेंट कराते हैं, लागू कराने का काम है। और जुडिशरी क्या काम है? अगर कोई कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, कोई कहीं पर लड़ाई झगड़े की व्यवस्था आती है, उस कानून को मानने में कोई दिक्कत करता है, तो जुडिशरी उसका न्याय करती है, जस्टिस करती है। और यहाँ पर एक खास बात यह है कि ये होती पैरेलल है, ये तीनों जो होती हैं पैरेलल होती हैं, ऐसे होती हैं। यहाँ पर लेजिस्लेचर हो गया, यहाँ पर आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, यहाँ जुडिशरी हो गया। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और तीनों एक ही लाइन में, एक ही, तभी कहा गया ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल माने क्या होता है? सीधी लाइन। तो इसमें क्या है, तीनों एक ही लाइन पे तो होते हैं, तीनों एक पैरेलल काम करते हैं और तीनों एक दूसरे पे डिपेंड भी होते हैं, लेकिन कोई किसी के काम में इंटरफियर नहीं करता, सब अपना अपना काम करने में फ्री है। इंडिपेंडेंसी तो है, लेकिन कोई किसी के काम में इंटरफियर नहीं करता, दखल अंदाजी नहीं करता। इसका काम कानून बनाना तो ये कानून बनाएगा, इसका लागू करना तो लागू करेगा, इसका जो न्याय सुनाना, जस्टिस करना, वो अपना। तो तीनों एक दूसरे पे डिपेंड है, लेकिन एक दूसरे के काम में कोई डिस्टर्ब या इंटरफियर नहीं करते। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर का सेकंड पॉइंट क्या है कि डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। तो ऑर्गन जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो 3 हैं हॉरिजॉन्टल लेवल में, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और इनके अपने अपने स्पेसिफिक पावर हैं और अपना अपना काम करती हैं, जैसा कि मैंने बताया था। थर्ड पॉइंट है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफाइज द कांसेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस इन ऑर्डर टू चेक द एक्सरसाइज ऑफ अनलिमिटेड पावर ऑफ द ऑर्गन। यहाँ पर चेक और बैलेंस की व्यवस्था है, कॉन्सेप्ट है हॉरिजॉन्टल में, कि उसमें इन ऑर्डर टू चेक, चेक माने होता है रोकना, द एक्सरसाइज ऑफ अनलिमिटेड पावर ऑफ द ऑर्गन,
अगर किसी ऑर्गन्स की अनलिमिटेड पावर है तो उसको चेक करना, उसको रोकना, उसको बैलेंस करना, ये व्यवस्था हॉरिजॉन्टल में है। हालांकि अभी वर्टिकल में पढ़ेंगे वहां नहीं है। तो यहाँ पर चेक एंड बैलेंस की जो कॉन्सेप्ट है वो है, और है क्यों? इन ऑर्डर टू चेक द एक्सरसाइज ऑफ अनलिमिटेड पावर ऑफ ऑर्गन। तो ऑर्गन की जो अनलिमिटेड पावर को रोकने की व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। अब आते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसके भी 3 पॉइंट हैं। तो इसमें क्या है? पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। इसमें अलग अलग लेवल में जो है पावर को डिवाइड किया गया, हायर टू लोअर। हायर मतलब यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। याद रखिएगा, यूनियन को हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो पावर जो होती है हायर टू लोअर लेवल, तो यूनियन में हो गया, यानी कि यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट और लोकल लेवल। तो जब जो है पावर को है गवर्नमेंट की अलग अलग लेवल में जो है वो डिवाइड किया जाता है। और कैसे किया जाता है? हायर टू लोअर। तो सेंट्रल और स्टेट एंड लोकल, जब पावर इन तीनों में डिवाइड होती है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल, क्योंकि पावर जो है सेंट्रल ऊपर हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल आ रहा है। यहाँ पर सेंट्रल हो गया, फिर यहाँ स्टेट आ गया, यहाँ स्टेट आ गया, और यहाँ क्या हो गया? लोकल गवर्नमेंट। तो वर्टिकल जा रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। दूसरा पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जितने भी लेवल हैं, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो या लोकल, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश के संविधान में हर एक ऑर्गन्स के हर एक लेवल की जो है शक्तियां निर्धारित कर रखी हैं। उन्हीं शक्तियों के आधार पर उसको काम करना होता है। सेंट्रल की अपनी स्पेसिफिक शक्तियां हैं, स्टेट की अपनी है और लोकल की अपनी। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस। यहाँ चेक एंड बैलेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सब शक्तियां जो है अपने अपने लेवल में काम करती हैं। सेंट्रल अपने लेवल में काम करती है, स्टेट अपने लेवल में और लोकल अपने लेवल में। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, नो कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा। वहां यस था, यहाँ नो। यहाँ नो कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस बिकॉज पावर आर क्लियरली गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि पावर जो है सभी लेवल को किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने। हमारे भारत देश के जो संविधान है उसमें पावर स्पेसिफिक दे रखी है, किसको क्या करना है। ठीक है। तो इसमें जो है चेक एंड बैलेंस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन फॉर द प्राइमरी सेक्टर टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। हम सभी लोग जानते हैं प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर, फिशरीज, माइनिंग सब आते हैं इसमें। तो उसमें सबसे ज्यादा जो है जॉब्स क्रिएट होती है, स्पेशली अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें। तो इसमें एक्सप्लेन करना है 3 ऐसे कौन से कारण हैं फॉर द प्राइमरी सेक्टर के लिए टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। भारत में जो है आधे से भी ज्यादा जनसंख्या जो है इसी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में काम आज भी करती है। मतलब हमारी पॉपुलेशन, आधे से भी ज्यादा पॉपुलेशन जो है इसी सेक्टर में काम कर रही है, इसी में जॉब मिलता है। वो कौन से ऐसे कारण है? तो पहला कारण क्या है? इनफ जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर। तो ये इनफ जॉब हैव बीन क्रिएटेड, ये जो जॉब्स है पर्याप्त मात्रा में क्रिएट करती है सेकेंडरी में भी और टर्शरी सेक्टर में। यानी प्राइमरी सेक्टर ही कह सकते हैं जननी है सेकेंडरी और टर्शरी की। तो प्राइमरी सेक्टर के कारण ही सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जॉब क्रिएट होती हैं, हो रही हैं, होती हैं। दूसरा पॉइंट है, इन द टर्शरी सेक्टर में दो द प्रोडक्शन हैज राइजन ऑलमोस्ट 11 टाइम। टर्शरी सेक्टर में जो है प्रोडक्शन राइज हो रहा है, कैसे? 11 टाइम्स, 11 गुना बढ़ रहा है। बट एम्प्लॉयमेंट हैज ग्रोन ओनली 3 टाइम्स। लेकिन इसके कंपेयर में अगर देखा जाए एम्प्लॉयमेंट तो 3 गुने रूप में बढ़ रहा है, 3 टाइम्स बढ़ रहा है। तो प्रोडक्शन से की तुलना अगर हम एम्प्लॉयमेंट से करें तो काफी कम है। प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन टर्शरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो उतना नहीं बढ़ रहा है। यही कारण है कि लोग प्राइमरी सेक्टर में क्या है? वर्क कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट वेंट अप
बाय 8 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड। देखा गया है कि इंडस्ट्रियल से जो निकलने वाला आउटपुट है वो बढ़ गया 8 गुना। एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री सेक्टर वेंट अप बाय ओनली 2.5 टाइम्स। लेकिन यहां पर भी क्या देखा जा रहा है, यहां पर भी देखा जा रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो जॉब हो रही है वो 2.5 ही हो रही है, 2.5 टाइम्स बढ़ रही है। जबकि इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो आउटपुट है वो 8 टाइम्स बढ़ गया है। लेकिन 8 टाइम्स के कंपेयर में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं है, केवल 2.5% वेंट अप हुआ है। तो देखा यही 3 कारण हैं जिसके कारण देश की जो जनसंख्या है वो किसमें है, प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है। और जैसा मैंने बताया आधे से भी ज्यादा जनसंख्या जो है देश की वो प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रही है। तो आज हमने सेक्शन सी की चर्चा की। आज हमने सेक्शन सी जो है 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले बता दिए, 15 मार्क्स आपके हमने तैयार कराए हैं। अब इसको आपको क्या करना है, मेरा वीडियो देखिए, समझिए और बिना देखे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, लेकिन बिना देखे उसको जो है कॉपी में लिखकर अभ्यास करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे लिखने की कि आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट, क्या क्या पॉइंट्स याद हैं, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। समय नज़दीक आ रहा है, लेट मत होइए और इसको मेहनत से आप प्रैक्टिस करते जाइए और तैयारी करते जाइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले सेक्शन की बात करेंगे। सी हो गया है, अब डी सेक्शन की बात करेंगे, वहां पर 5 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है।